हेलो स्टूडेंट्स। बहुत टाइम से मेरे कई स्टूडेंट्स की फरमाइश आ रही थी कि पीबीआर 322 वेक्टर पे एक वीडियो बनाने के लिए। ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ। इसके बाद एक और वीडियो मैं पोस्ट करूंगा जो कि प्योर इंग्लिश में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आसानी से इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, चलो एक बैक्टीरिया मान लो कि यह एक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया का नाम हमने रख दिया क्या, ई कोलाई। इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। अब ई कोलाई में क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो ये जो है ये डबल स्टैंडर्ड एक मेन डीएनए होगा इसके साइटोप्लाज्म में। ई कोलाई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता नहीं है। तो जो डीएनए होता है ना, ये साइटोप्लाज्म में इसी तरीके से नेकेड होता है। ठीक है, तो ये है क्या, मेन डीएनए। ठीक है, मेन डीएनए ऑफ ई कोलाई, और इसे हम और साइंटिफिक लैंग्वेज में से हम जीनोफोर भी कहते हैं। ठीक है, जीनोफोर भी कहते हैं। नाउ अब जो इसके अलावा छोटे छोटे स्मॉल सर्कुलर डीएनए होते हैं, वो ऐसे फ्लोट करते रहते हैं इसके साइटोप्लाज्म में, तैरते रहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं क्या, प्लाज्मिड। अब उसी तरीके से एक प्लाज्मिड है ई कोलाई का, जिसका नाम है पीबीआर 322। ठीक है, सो पीबीआर 322 असल में एक प्लाज्मिड का नाम होता है। ठीक है, मैं यहां पर प्लाज्मिड लिख देता हूं। ठीक है, ये एक प्लाज्मिड का नाम होता है पीबीआर 322। ठीक है, और ये एक वेक्टर के रूप में भी काम करता है क्योंकि इसमें हमने फॉरेन डीएनए इसमें हमने जोड़ा है। चलो ठीक है, अब वो देखते हैं। लेट चलो मान लो कि ये वाला जो है प्लाज्मिड, यही ये पीबीआर 322 है। ये हम मान लेते हैं, कोई भी एक मान लेते हैं। ठीक है, अब हम ये मैंने रेड से बनाया, लेकिन अब ये इसका एनलार्ज व्यू है इस प्लाज्मिड का। तो प्लाज्मिड होता क्या है, सबसे पहले प्लाज्मिड भी एक डीएनए ही होता है ना। प्लाज्मिड भी एक क्या होता है, डीएनए। सो प्लाज्मिड इज अ ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए, है ना। वो अपने आप ही रेप्लिकेट होता रहता है, सर्कुलर डीएनए होता है, गोल शेप का होता है, एंड इट रेप्लिकेट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द मेन डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए। ये जो मेन डीएनए, ये कोई उसमें उसके रेप्लिकेशन में कोई हेल्प नहीं करता। तो चलो अब आ जाते हैं ये पीबीआर 322 में। तो ये पूरा, ये जो गोल मैंने एक बनाया, ये पूरा का पूरा क्या है, डीएनए है। ठीक है, अब इस डीएनए में हमने क्या किया था, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पीला सा आपको दिख रहा है, ये इतना पार्ट, इसका ओरिजिनल पार्ट काट के हमने अलग कर दिया और यहाँ पर हमने एक डीएनए का एक टुकड़ा जोड़ दिया, जिसे हम कहते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, इसका नाम क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। सो जो ओरिजिनल पीबीआर 322 प्लाज्मिड है, मतलब कि कोई भी ओरिजिनल प्लाज्मिड है ई कोलाई का, उसमें ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं होता है। ठीक है, जीन का मतलब आप लोग समझते हैं, मुझे लगता है। देखिए जैसे ये होता है क्या, डीएनए, और डीएनए के एक छोटे से पीस को हम क्या कहते हैं, जीन। तो उसी तरीके से किसी डीएनए का एक टुकड़ा हमने यहां जोड़ दिया, और ये टुकड़ा जोड़ने के बाद ये जो ई कोलाई था जिसमें पीबीआर 322 है, वो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन क्या होता है, एक एंटीबायोटिक है, उसके रेजिस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस ई कोलाई पे टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन का दूसरा नाम होता है कानामाइसिन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन और कानामाइसिन, अगर ये मैं इस बैक्टीरिया पे डालूं तो ये बैक्टीरिया मरेगा नहीं। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक डालते हैं बैक्टीरिया पे तो बैक्टीरिया मर जाता है, लेकिन अब ये ई कोलाई मरेगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन यहां पर जोड़ दिया है। ठीक है, दूसरा है यह, यहां पर एक दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी हमने जोड़ा है, जिसे हम कहते हैं एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, तो अगर मैं इस ई कोलाई पे, ठीक है, एम्पीसिलिन छिड़कता हूं,
तो एम्पिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का काम ही होता है बैक्टीरिया को मारना। तो इकोलाई मरेगा क्या? नहीं मरेगा, क्योंकि इसमें हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी यहाँ पर जोड़ रखा है। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में? अब चलिए यहाँ पर दूसरी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अभी ये जो है, एक मिनट यार, ये क्या आ गया बीच में? हाँ, इसको हटा दो। हाँ, तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, यहाँ पे मैंने लिख रखा है BAM-H1 और SAL1। ये BAM-H1 और SAL1 क्या चीज होती है? ये दोनों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ठीक है, और ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ये क्या है? BAM-H1 और SAL1, ये जो दो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इसका रिकॉग्निशन साइट है। मतलब कि अगर आप BAM-H1 छिड़कते हो इस PBr322 में, तो यहां से लेके यहां तक का पार्ट ही कट पाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिकॉग्निशन साइट है टेट्रासाइक्लिन। उसी तरीके से SAL1 भी जो है ना, वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ही एक नाम है। मतलब कि SAL1 इज अ नेम ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। BAM-H1 इज ऑल्सो व्हाट? अ नेम ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। सो SAL1 का जो रिकॉग्निशन साइट है वो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। मतलब कि SAL1 अगर आप इस पे छिड़कते हो तो SAL1 कहीं भी नहीं काटेगा इस PBr322 को, सिवाय ये जो पीला वाला आपको जो ये नहीं दिख रहा है, उसी को ही। अब ये वाला जो जीन आप देख रहे हो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ये रिकॉग्निशन साइट है PVU1 और PST1। ये PVU1 और PST1 क्या है? ये दोनों भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नाम हैं। अगर आप PVU1 या PST1 दोनों में से कोई एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस PBr322 प्लाज्मिड के ऊपर अगर आप छिड़कते हैं, तो उससे क्या होगा? ये जो PVU1 और PST1, ये इस एंटायर प्लाज्मिड को सिर्फ यहां से यहां तक के ही काट पाएंगे। मतलब कि ये रिकॉग्निशन साइट है ये दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। उसी तरीके से यहां पर लिखा हुआ है, देखिए, HIND3, EcoR1 और CLA1। तो यहां से लेके यहां तक का जो पूरा एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये रिकॉग्निशन साइट है HIND3, EcoR1 एंड CLA1। ये जो तीनों हैं ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम है। ये यहां से लेके यहां तक के ही काटेंगे और किसी जगह पे नहीं काटेंगे, क्योंकि ये जो है ये रिकॉग्निशन साइट है ये तीन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। ठीक है, और उसके बाद फिर यहां पे आप जो देख रहे हैं ओरी, इसे हम कहते हैं क्या? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब कि ये जो PBr322 रेप्लिकेट होगा, रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये इसका एक डुप्लीकेट और बन जाएगा। वो कहां से शुरू होगा? इस पॉइंट से शुरू होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। ठीक है, लास्ट है ROP। ओके, ROP का मतलब होता है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो मैंने आपको क्या कहा था कि किसी भी डीएनए के एक छोटे से टुकड़े को हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। तो यहां पर ये तो PBr322 ये एक प्लाज्मिड है, पूरा का पूरा डीएनए है, और इसका एक छोटा सा ये टुकड़ा है। ठीक है, इसे हम, ये भी एक क्या है? ROP किसका नाम है? ROP इज अ नेम ऑफ वन जीन। ठीक है, ये ROP जीन mRNA बनाएगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। और वो mRNA, ठीक है, अब मान लो ये लेता हूं मैं ROP जीन। सो ROP जीन क्या है? It is a segment of what? DNA. It will form what? mRNA by the process called transcription. और mRNA convert हो जाएगा what? Protein by the process called as what? Translation. और ये जो प्रोटीन है ये किस चीज में हेल्प करेगा? रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। This helps in replication of plasmid। ठीक है, अगर इस PBr322 को रेप्लिकेट होना है
तो उसके लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, और वो प्रोटीन कहां से आएगा? आरओपी जीन। आरओपी जीन बन जाएगा क्या? एमआरएनए। किस प्रोसेस से? ट्रांसक्रिप्शन से। और वो एमआरएनए से बनेगा क्या? प्रोटीन। और वही प्रोटीन हेल्प करेगा इसके रेप्लिकेशन में, मतलब मल्टीप्लिकेशन में, पीबीआर 322 के। तो मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूं, HIND3, EcoR1, CLA1, PVU1, PST1, BAMH1, SAL1, PVU2, ये सारे के सारे किसके नाम हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के। और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज अ रिकॉग्निशन साइट फॉर PVU1 एंड PST1, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इज द रिकॉग्निशन साइट फॉर BAMH1 और SAL1। मतलब कि मुझे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन काट के अलग करना है, तो मेरे को क्या छिड़कना पड़ेगा इस पे? BAM1 या SAL1। तो ये टुकड़ा यहां से यहां तक का कट जाएगा। ठीक है, यहां तक के है। अच्छा, यहां पर एक आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम देख रहे हैं, PVU2। तो ये जो आरओपी जीन है, ठीक है, ये रिकॉग्निशन साइट है PVU2 का। मतलब जब भी आप इस पे PVU2 छिड़केंगे, उस टाइम पे क्या होगा? PVU2 यहां से लेके यहां तक के काट देगा और ये आरओपी जीन को यहां से अलग कर देगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आपको ये समझ में आ गया PBr 322 प्लाज्मिड के बारे में। इससे रिलेटेड आपको और कोई जानकारी चाहिए होगी तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।